नमस्कार। स्वागत है आप सभी का हमारे प्रोग्राम में। सभी सुधी दर्शकों को हिंदी दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं हूं मानवर्धन कंठ और आज की परिचर्चा का हमारा विषय है हिंदी में विज्ञान संचार। 14 सितंबर 1949 को संवैधानिक रूप से हिंदी को राजभाषा का दर्जा दिया गया। यही वजह है कि दुनिया भर के हिंदी प्रेमी 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाते हैं। इसमें कोई दो राय नहीं कि हिंदी की उपयोगिता और लोकप्रियता दिन प्रतिदिन बढ़ती ही जा रही है। व्यवसाय, शिक्षा और तकनीक के स्तर पर भी हिंदी ने काफ़ी प्रगति की है। अंतर्राष्ट्रीय कंपनियां भी हिंदी भाषा को तवज्जो देने लगी हैं। लेकिन क्या विज्ञान को आम आदमी से जोड़ने में हिंदी भाषा को कामयाबी मिल पाई है? विज्ञान, अनुसंधान और शोध के संबंधित खबरों को आम जनता तक पहुंचाने में हिंदी भाषा का क्या योगदान रहा है? विज्ञान संचार में कवि सम्मेलनों और संगोष्ठियों की क्या भूमिका रही है? इन तमाम सवालों के जवाब देने के लिए आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं ज्ञान और विज्ञान के प्रज्ञान कवि पंडित सुरेश नीरव जी और दैनिक हिंदुस्तान के ब्यूरो चीफ श्री मदन जयरा जी। आप दोनों मेहमानों का हमारे स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। पंडित नीरव जी, आपसे ही चर्चा की शुरुआत करना चाहूँगा और एक निवेदन कि यदि आप इस कार्यक्रम की शुरुआत कुछ कविता में, कुछ काव्य में शुरुआत कर दें तो बड़ा अच्छा रहेगा। आपके आदेश का पालन करते हुए सबसे पहले तो मैं इंडिया साइंस के इस व्यापक ज्ञानवर्धक मंच से दुनिया भर के उन श्रोताओं को, दर्शकों को जिनके डीएनए में, जिनके संस्कारों में कहीं हिंदी टहलकदमी करती है, हार्दिक अभिवादन करता हूँ। हिंदी दिवस की मांगलिक शुभकामनाएं देता हूँ। हिंदी और विज्ञान को जोड़ते हुए, जैसा कि हमारे मानवर्धन जी ने कहा है, तो मैं एक बात ज़रूर कहना चाहूँगा कि चूँकि ये विज्ञान का मंच है, हिंदी से अधिक वैज्ञानिक कोई भाषा है नहीं। क्या बात है। आप देखिए कि विज्ञान का जो मूल चरित्र है वो ये होता है कि वो किसी मज़हब को नहीं मानता, किसी आर्थिक सीमाओं को नहीं मानता। वहाँ ना कोई गरीब होता है, ना कोई अमीर होता है जी। विज्ञान ने जो कुछ भी दिया है उसका सब कोई एक समान रूप से, जैसे सूरज की धूप का उपयोग करते हैं, विज्ञान के जितने भी अन्वेषण हैं उसका उपयोग करते हैं। तो मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि जैसे जो कैपिटलिस्टिक भाषाएं हैं, जो औपनिवेशिक भाषाएं हैं, उनमें कैपिटल लेटर होते हैं जी किसी चीज़ को, लेकिन हिंदी में कोई कैपिटल लेटर नहीं होता। बहुत सही कहा आपने। हिंदी का तो जो लेटर है वो अपने आप में ही कैपिटल है, क्योंकि ये समानता के, समता मूलक भाषा है। तो इसलिए मैं हिंदी को वैज्ञानिक भाषा मानता हूँ कि इसमें कोई कैपिटल लेटर नहीं होता। नंबर 2, हिंदी जो हमारे से पीछे के लोग हैं या जो थोड़े से असमर्थ लोग हैं उनको सहयोग देने की प्रवृत्ति की भाषा है। क्योंकि आप देखिए, कोई भी हिंदी में शब्द लिखेंगे और वो अगर आधा है, मान लीजिए तत्व लिखा, तो जो आधा ता है उसको सपोर्ट देने के लिए इधर से त आ जाएगा, इधर से वा आ जाएगा। हिंदी में कोई भी अगर शब्द लिखते हैं और उसमें बीच में कोई आधा शब्द है तो उसको सहयोग देने के लिए इधर से भी एक शब्द आएगा, इधर से भी एक शब्द आएगा। तो ये हिंदी सहयोग की, सद्भावनाओं की भाषा है। ये भाषा हमें वसुधैव कुटुंबकम का जो संदेश है वो देती है और बहुत वैज्ञानिक दृष्टिकोण की भाषा इसे मानता हूँ। और मैं अगर अनुमति हो तो हिंदी पर कुछ कहना चाहूँगा। बिल्कुल बिल्कुल। हिंदी भारत की भाषा है, विज्ञान की नव परिभाषा है। क्या बात है। हिंदी भारत की भाषा है, विज्ञान की नव परिभाषा है। नवाचार संचार के मोती सिंचित है इस गागर में। नवाचार संचार के मोती सिंचित है इस गागर में। तकनीकी शब्दावलियों के माणिक बिखरे हैं सागर में। हिंदी भाषा का शब्द शब्द भी होता ज्ञान प्रदाता है। हिंदी भाषा का शब्द शब्द भी होता ज्ञान प्रदाता है। हिंदी भारत की भाषा है, विज्ञान की ये परिभाषा है।
वाह। देवनागरी लिपि हिंदी में, देवनागरी हमने क्यों कहा, देवनागरी लिपि हिंदी में सकल देवता वास करे। वाह। देवनागरी लिपि हिंदी में सकल देवता वास करे। हंस वाहनी स्वर व्यंजन में आकर दिव्य प्रकाश भरे। हंस वाहनी स्वर व्यंजन में आकर दिव्य प्रकाश भरे। ये अनर्थ के अंधकार का करती दूर कुहासा है। हिंदी भारत की भाषा है, विज्ञान की नव परिभाषा है। अंतरिक्ष में भारत ने भाषा बोली वो हिंदी है। राकेश शर्मा ने हिंदी में कहा था। अच्छा अंतरिक्ष में भारत ने भाषा बोली वो हिंदी है। विश्वकोश में सबसे ऊंची हिंदी की आसंदी है। जा पहुंची राष्ट्र संघ में हिंदी, हमारे प्रधानमंत्री ने हिंदी में भाषण दिया था, अटल बिहारी वाजपेयी जी। तो जा पहुंची राष्ट्र संघ में हिंदी, मुखरित स्वर्णिम अभिलाषा है। हिंदी भारत की भाषा है, विज्ञान की नव परिभाषा है। भाषा मंदिर की देवी के माथे शोभित जो बिंदी है। भाषा मंदिर की देवी के माथे शोभित जो बिंदी है, वो पंत निराला दिनकर की कविता से निकली हिंदी है। बढ़ते भारत के जनमन की हिंदी स्वर्णिम अभिलाषा है। हिंदी भारत की भाषा है, विज्ञान की नव परिभाषा है। वाह। बिस्मिल सुभाष आजाद भगत हिंदी के अनुपम ज्ञानी थे। बहुत कम लोगों को मालूम है कि वो गणेश शंकर विद्यार्थी के प्रताप अखबार में कंपोजिंग करते थे, वहाँ हिंदी में लेख लिखते थे, सब हिंदी के वैज्ञानिक थे। तो बिस्मिल सुभाष आजाद भगत हिंदी के अनुपम ज्ञानी थे। रसधार बही थी कविता की कवि भारतेंदु की वाणी से। आजादी के जंग में भी दर्जा हिंदी का खासा है। हिंदी भारत की भाषा है, विज्ञान की नव परिभाषा है। वाह। अंग्रेजी के मोह में पड़ हम अपनी निशानी भूल गए। पिज़्ज़ा बर्गर के चक्कर में हम गुड़धानी को भूल गए। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। संस्कृत के मंदिर में हिंदी, संस्कृत के मंदिर में हिंदी पूजन का पान बताशा है। संस्कृत के मंदिर में हिंदी पूजन का पान बताशा है। हिंदी भारत की भाषा है, विज्ञान की नव परिभाषा। बहुत सुंदर नीरज जी, बहुत सुंदर। मदन जरा जी, यहाँ पे आपसे जानना चाहूँगा, जैसा कि नीरज जी ने कहा कि हिंदी विज्ञान की भाषा है, आप लगभग 2 दशक से विज्ञान विषयक चीज़ों को उठाते रहे हैं अपने कलम के माध्यम से। इस बारे में आपको क्या कहना है? इसमें हमने एक बार एक स्टोरी लिखी थी जी। तो वो स्टोरी नेशनल ब्रेन रिसर्च इंस्टीट्यूट है मानेसर में। जी जी। उसने एक हिंदी पर स्टोरी की थी, एक रिसर्च किया था उसने जी। और उसने बहुत सारी भाषाओं को, बोलने वाले भाषाओं को, उनको एक लोगों का, उनकी मानसिक स्थिति, जब वो भाषा बोलते हैं उनके दिमाग में क्या होता है, उसको उन्हें रिकॉर्ड किया। ये काफ़ी दिन पुरानी स्टडी है और ये अखबारों में भी छपी है जी। तो उसमें ये पाया गया था कि जब हिंदी बोलते हैं आदमी तो उसके दिमाग में एक तरह से दिमाग की एक्सरसाइज बहुत ज़्यादा होती है। अच्छा। हाँ, तो उन्होंने ये क्लेम किया था कि अगर हिंदी बोलना आपके दिमाग की सेहत के लिए, आपके मस्तिष्क की सेहत के लिए सबसे अच्छा है। ये बहुत बड़ी बात कही आपने। तो ये किसी ज़माने में मुझे लगता है कि इसे करीब कम से कम 10 साल इस बात को हो गए और उस समय ये स्टोरी अखबारों में बहुत ही प्रमुखता के साथ छपी थी। मदन जैदा जी, आपने बहुत अच्छी बात कही कि जैसे हमारे दर्शक भी आपको सुन रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा हिंदी बोलिए और सेहतमंद रहिए। अभी आपसे चर्चा का ये क्रम जारी रहेगा। लेते हैं छोटा सा ब्रेक के बाद फिर वापस आएंगे। हमारी परिचर्चा जारी है हिंदी में विज्ञान संचार। बने रहिएगा हमारे साथ।
इंडिया साइंस एक इंटरनेट आधारित विज्ञान वेब चैनल है। ये चैनल भारत सरकार के विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा शुरू किया गया है, जिसका कार्यान्वयन और प्रबंधन विज्ञान प्रसार कर रहा है। इंडिया साइंस www.indiascience.in URL पर उपलब्ध है। इस द्विभाषीय चैनल की विषय वस्तु हिंदी और अंग्रेजी में उपलब्ध है। इस चैनल को इंटरनेट की सुविधा वाले किसी भी उपकरण पर देखा जा सकता है। ये वीडियो प्लेटफॉर्म विज्ञान और प्रौद्योगिकी के ज्ञान के प्रसार हेतु समर्पित है। विशेषकर भारतीय दृष्टिकोण, लोकाचार और सांस्कृतिक संदर्भ में वैज्ञानिक जागरूकता फैलाने के लिए दृढ़ प्रतिबद्ध है। ये पहल विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा समर्थित है। इंडिया साइंस मोबाइल ऐप्स को गूगल प्ले स्टोर और एप्पल स्टोर से डाउनलोड किया जा सकता है। मदन जयरा जी, जैसे ही चर्चा हो रही थी हमारी, आपसे जानना चाहूँगा कि विज्ञान संचार की आवश्यकता ही क्यों है? और आप तो बहुत सालों से लिखते आए हैं, और आपको क्या लगता है विज्ञान संचार की चुनौतियाँ क्या क्या हैं? देखिए, सबसे पहली बात है, जैसे आपने कहा कि विज्ञान संचार की आवश्यकता क्यों है जी, तो इसकी पहली बात तो यह है कि आजकल ये माना जाता है कि अगर आपके देश को तरक्की करनी है तो आपकी जो सोच है शुरू से ही वो विज्ञान के प्रति होनी चाहिए। अगर आप विज्ञान के प्रति आपकी सोच होगी, आपका इनोवेटिव आइडिया आपके पास होंगे, तभी आप जो नई अर्थव्यवस्था है, जो आज जो तमाम जो विकसित देश हैं, तो उनका जो मूल में है कि वो साइंटिफिकली बहुत ही स्ट्रांग है। तो उसी से उनकी अर्थव्यवस्था मजबूत हुई है और उसी से वो देश आज सबसे बड़े देशों में शुमार होते हैं। तो अगर विज्ञान संचार की बात जैसे हम हिंदी में करें, और हमारे देश में एक बहुत बड़ी आबादी है जो हिंदी जानती है जी, और अगर एक बच्चा जब स्कूल जाता है, अगर शुरू से उसे विज्ञान की जानकारी हिंदी में मिले और हिंदी पढ़ के उसे हिंदी अखबार पढ़ने से, हिंदी की किताबें पढ़ने से अगर उसकी विज्ञान की जानकारी मिले और उसकी विज्ञान में रुचि पैदा हो जी, तो जैसे 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 आगे बढ़ेगा तो उसका साइंटिफिक टेम्परामेंट, जो विज्ञान के प्रति उसका रुझान है, वैज्ञानिक नज़रिया उसका आगे बढ़ेगा। आज हम कई बार हम आलोचना करते हैं कि हमारे नौजवान BA पास हैं, MA पास हैं, वो किसी काम के नहीं, या वो कुछ कर नहीं पा रहे हैं, उनके पास वो एक अच्छे जॉब के लायक नहीं है। तो उसकी वजह यह है कि हम जो उनको शुरू से हमारा जो एक साइंटिफिक टेम्परामेंट है वो शायद मुझे लगता है कहीं नहीं रहा है। अब साइंटिफिक टेम्परामेंट भी मेरे विचार से दो तरह का है। एक तो है कि जो प्योर साइंस की बात हम करते हैं, एक है कि इनोवेटिव चीज़ें सोचना, एक मतलब कोई साइंटिस्ट है वही एक साइंस नहीं करता है, एक जो एक जनरल आदमी है, एक कोई कार्य है, कोई भी काम है, अगर आपका पढ़ाई का काम, कोई आपका लिखाई का काम, कोई भी काम है, उसको अगर एक बच्चा एक टीचर ट्यूशन पढ़ाता है बच्चे को या अपने स्टूडेंट को पढ़ाता है, अगर उसका नज़रिया साइंटिफिक है, अगर उसका साइंटिफिक टेम्परामेंट अच्छा है, तो उसको पढ़ाने का वो एक अच्छा तरीका खोज सकता है, खुद ही एक अच्छा तरीका वो अपना सकता है। तो ये तभी संभव होगा कि जब हमारे जो बच्चे हैं शुरू से अपनी मातृभाषा में साइंस से रिलेटेड, विज्ञान से रिलेटेड सारी जानकारी उनको मिले और वो उनको एक अच्छा माहौल बने और उनका एक रुझान बने जी। तो आज हमारे देश में सबसे बड़ी दिक्कत क्या है कि 12वीं तक हमारी पढ़ाई होती है हिंदी में होती है, ज़्यादातर स्टेट में हिंदी में होती है, तो वहाँ तो साइंस की चीज़ें काफ़ी हद तक हिंदी में हैं, लेकिन जैसे उसके बाद लगता है डॉक्टर या इंजीनियरिंग की पढ़ाई शुरू होती है, वो टोटली फिर वो एकदम टेक्स्ट बुक इंग्लिश में, वो सारा इंग्लिश बेस्ड हो जाता है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि वो इंग्लिश में बिल्कुल नहीं होना चाहिए, लेकिन मुझे लगता है कि उसमें वो मिक्सअप होना चाहिए, हिंदी में भी होना चाहिए, थोड़ा बहुत अंग्रेजी में भी होना चाहिए। और तीसरी बात यह है कि एक हमारे पास सबसे, जैसे मैं एज ए रिपोर्टर अपना अनुभव बता रहा हूँ, हम जब स्टोरी लिखते हैं और हिंदी में लिखते हैं तो पहले तो मैं बताऊँ कि हमारी हिंदी की स्टोरी की रीडरशिप बहुत है। अच्छा, साइंस की खबर अगर अखबार में हिंदी में छपी है तो सबसे ज़्यादा खबर पढ़ी जाती है। हमारे इंटरनल सर्वे होते हैं कई बार, उसमें ये भी पाया गया कि साइंस और टेक्नोलॉजी से रिलेटेड खबरें वो बहुत पढ़ी जा रही हैं आजकल। अच्छा। तो एक वजह और भी है, वो वजह यह है कि आप देखा है आजकल जो हार्ड न्यूज़ होती है, जैसे हम हार्ड न्यूज़ कहते हैं कि भाई कोई बड़ी घटना हो गई, कोई बड़ा पॉलिटिकल डेवलपमेंट हो गया, कोई क्राइम की बड़ी स्टोरी हो गई, तो वो स्टोरी आजकल सोशल मीडिया पे या टीवी पे तुरंत आ जाती है। तो टीवी चैनल, जैसे अगर हम सरकारी चैनलों को छोड़ दें, जो प्राइवेट चैनल हैं वो कुछ खास इशूज़ को ले लेते हैं और दिन भर रात भर उन्हीं को चलाते रहते हैं। बिल्कुल। तो इस प्रकार जो साइंस की खबर है वो लोगों की जानकारी से बच जाती है, और जब अगले दिन अखबार में छपती है तो अखबार में बहुत अच्छे तरीके से छपती है, तो लोग उसे स्पेशली पढ़ने के लिए कि एग्जैक्ट इस मामले में क्या हुआ है, तो अखबार आजकल आज भी लोग उसके लिए अखबार पढ़ रहे हैं, क्योंकि वो चैनल उन्हें सोशल मीडिया पर नहीं मिलती है, अगर मिलती भी है तो उस रूप में नहीं मिलती है कि
जिस रूप में वो होनी चाहिए। और बहुत सारे जो बड़े चैनल हैं, न्यूज़ चैनल, उसमें तो अक्सर वो गायब रहती है। तो इस प्रकार एक साइंस की खबर हमारे अखबार के लिए एक जब अगले दिन वो छपती है तो एक उसके लिए एक एक्सक्लूसिव चीज़ हो जाती है। तो उसको लोग काफ़ी पसंद करते हैं। नीरज जी, ये दो बातें मदन जड़ा जी ने बहुत अच्छी कही। एक तो शुरू से इनका कहना है कि शुरू से ही बच्चे अगर हिंदी में ही विज्ञान को पढ़ें तो बहुत अच्छी बात है। तो उसमें एक सवाल यहाँ आता है कि क्या विज्ञान की पुस्तकें हैं बच्चों के लिए? आपसे जानना चाहूँगा कि विज्ञान लेखन क्यों कम हो रहा है का, और इस मामले में आप थोड़ी सी वो भी जानकारी दे दें कि कब से आप मानते हैं कि विज्ञान लेखन की शुरुआत हुई है, और इस विषय में आपका क्या कहना है? देखिए, पहली बात तो ये कि विज्ञान का जो मूल चरित्र है वो है जिज्ञासा, जी, जानने की प्रवृत्ति जो बच्चों में सहज रूप से होती है। मैं वही बात कह रहा हूँ कि और बच्चों में सबसे ज़्यादा होती है। जी, तो विज्ञान और बाल्यावस्था ये अन्योन्याश्रित हैं, जी, ये एक दूसरे के पूरक हैं। बच्चा, हम वृद्ध होने के बाद भी बच्चे रह सकते हैं अगर हमें जिज्ञासा का भाव है तो। और जिज्ञासा का भाव है तो हमारा दृष्टिकोण वैज्ञानिक होगा। होता क्या है कि बड़े बड़े जो विज्ञान की डिग्रियां भी लिए हुए लोग हैं वो विज्ञान पढ़ जरूर रहते हैं लेकिन उनका दृष्टिकोण वैज्ञानिक नहीं होता। होना चाहिए दृष्टिकोण वैज्ञानिक, और उसके लिए ज़रूरी नहीं है कि वो आदमी विज्ञान का कोई बहुत हायर डिग्री लिए हो, क्योंकि अगर तो जो हमारे बच्चे हैं वो तो जन्मजात वैज्ञानिक होते हैं क्योंकि वो जिज्ञासु भाव रखते हैं। दूसरी बात ये कि अगर उनको मातृभाषा में विज्ञान मिलेगा तो उनकी जो पोटेंसी है, जो उनकी न्यूरोलॉजिकल पोटेंसी है वो मल्टीप्लाई होगी, वो बहुगुणित होगी। अगर उनको दूसरी भाषा से दिया जाएगा तो तय है कि वो चीज़ नहीं डेवलप हो पाएगी, क्योंकि एक जो याददाश्त होती है डीएनए में, वो जैसे कितना भी आदमी हो, कितने भी गोरेपन की क्रीम लगा ले, और अगर अफ्रीका में है तो वो उसका रंग वही होगा जो उसके डीएनए में दर्ज है, क्योंकि डीएनए की एक याददाश्त है। ऐसा कभी नहीं होगा कि वो आदमी इंग्लैंड में आकर रहने लगे तो गोरा हो जाए। तो हमारी जो मातृभाषा है वो हमारी डीएनए की याददाश्त के साथ जुड़ी हुई है। तो जब हम अपने डीएनए की भाषा के साथ संवाद करते हैं तो हमारा जो विज्ञान है वो हमारे विचार के बजाय व्यवहार में आता है, हमारे संस्कार में आता है। और विज्ञान केवल विचार में रह जाए तो वो सिर्फ किताबी विज्ञान है, लेकिन वो अगर हमारे व्यवहार में आता है, होता क्या है कि बहुत आदमी साइंटिफिक है लेकिन वो नींबू हरी मिर्च से आगे नहीं जा पाता। तो विज्ञान का प्रशिक्षण देना, मेरे लिए विज्ञान का प्रशिक्षण या विज्ञान का संचार इसलिए बहुत महत्वपूर्ण है कि ये हमारी सामाजिक जिम्मेदारी है। अगर हम विज्ञान का प्रशिक्षण नहीं देंगे तो अंधविश्वास फैलता रहेगा। रात में जो है पत्थरों की बरसात होती रहेगी, स्त्रियां डायन बनती रहेंगी, मूर्तियां दूध पीती रहेंगी। तो ये सब क्यों है? ये सब अंधविश्वास के कारण है। और अंधविश्वास इसलिए है क्योंकि वैज्ञानिक चेतना जहाँ होनी चाहिए थी वहाँ नहीं है। तो अगर हम बच्चों को शुरू से ही विज्ञान दें, मैं भी चूँकि पत्रकारिता से और उससे जुड़ा रहा हूँ, तो हमारे यहाँ जो बाल पत्रिकाएँ निकलती थी तो उसमें हम लोग अपने संपादक से और उनसे बात करते थे। तो मेरा उनसे ये कहना था कि अब वो परी कथाएं या वो लकड़हारा और कुल्हाड़ी की कथाएं छोड़कर अगर हम अपने बाल पाठकों को, जो बाल साहित्य है, उसमें उनको भूमंडल के रहस्य, उनको प्रकृति क्या है, ग्लोबल वार्मिंग क्या है, इन चीज़ों से अगर जान पहचान उनकी कराएं, उन्हें रूबरू कराएं, तो मैं समझता हूं कि उनमें एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण डेवलप होगा। और वैज्ञानिक दृष्टिकोण डेवलप होना ही सबसे बड़ी हमारे संचार माध्यम की या हमारे प्रशिक्षण, क्योंकि प्रशिक्षण भी संचार ही तो है जो हम किसी से बात करते हैं। क्योंकि संचार को भी मैं ये कहना चाहूँगा कि संचार के भी मैं जो, बाकी तो जेड़ा जी बताएंगे, लेकिन मेरा अपना जो चिंतन है उसमें ये है कि संचार भी 3 प्रकार का होता है। एक है ऑटो कम्युनिकेशन, जब आप अकेले में बैठे होते हैं तब आप अपने से बातचीत स्वयं करते से जो हैं। बातचीत हाँ, करते तो ये स्वयं संचार है। और ये अगर आपका बोध है, आपका बोध अगर वैज्ञानिक है तो आपका पूरी प्रकृति आपको वैज्ञानिक दिखाई देगी। अगर आप सौंदर्य बोध तक है तो आप एक फूल को देखेंगे और कविता लिख देंगे, लेकिन अगर आप उसका निरीक्षण करते हैं, परीक्षण करते हैं, तो उस पौधे के पत्तियों के जाइलम फ्लोम को देखेंगे, उस पुष्प की पंखुड़ियों को देखेंगे, सेपल्स को देखेंगे,
देखेंगे, पेटल्स को देखेंगे, कोरोना को देखेंगे, तो आपकी दृष्टि बदल जाती है। ऑब्जेक्ट एक ही है, फूल, लेकिन देखने की दो स्थितियां, एक ने उसे कविता में ढाल दिया, दूसरा ने उसके अंदर जो भी तत्व हैं उन सबको देखा। तो वैज्ञानिक जो दृष्टि है वो हम देखते हैं, केवल लुकिंग करते हैं, लेकिन विज्ञान हमको ऑब्जर्वेशन देता है, अवलोकन। तो हाँ, अवलोकन करने, और उसके बाद एक प्रोसेस शुरू होता है जो उसे रिजल्ट तक ले जाता है। तो ये जो हमारा परीक्षण है, निरीक्षण है, और उसके बाद एक निष्कर्ष तक पहुंचने की जो तर्क संगत कसौटी है, ये वैज्ञानिक दृष्टि है, और ये वैज्ञानिक दृष्टिकोण डेवलप होना चाहिए। और अगर मैं ये कहता हूँ कि बच्चे में ही क्यों, बूढ़ों में भी होना चाहिए, हमारे पूरे देश में होना चाहिए। मदन जी, ये जो बात आई है अभी, विज्ञान का प्रचार, विज्ञान का प्रसार और विज्ञान का संचार, इन सब चीज़ों पे आपकी राय जानूंगा। अभी लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक के बाद जब हम वापस आएंगे तो चर्चा हम जारी रखेंगे। बने रहिएगा हमारे साथ। लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। इंडिया साइंस एक इंटरनेट आधारित विज्ञान वेब चैनल है। ये चैनल भारत सरकार के विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा शुरू किया गया है, जिसका कार्यान्वयन और प्रबंधन विज्ञान प्रसार कर रहा है। इंडिया साइंस www.indiascience.in URL पर उपलब्ध है। इस द्विभाषीय चैनल की विषय वस्तु हिंदी और अंग्रेजी में उपलब्ध है। इस चैनल को इंटरनेट की सुविधा वाले किसी भी उपकरण पर देखा जा सकता है। ये वीडियो प्लेटफॉर्म विज्ञान और प्रौद्योगिकी के ज्ञान के प्रसार हेतु समर्पित है। विशेषकर भारतीय दृष्टिकोण, लोकाचार और सांस्कृतिक संदर्भ में वैज्ञानिक जागरूकता फैलाने के लिए दृढ़ प्रतिबद्ध है। ये पहल विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा समर्थित है। इंडिया साइंस मोबाइल ऐप्स को गूगल प्ले स्टोर और एप्पल स्टोर से डाउनलोड किया जा सकता है। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सबका स्वागत है हमारी परिचर्चा में, हिंदी में विज्ञान संचार। मदन जयरा जी, यहाँ पे हमारे दर्शकों को ये भी बता दें कि विज्ञान प्रचार, विज्ञान प्रसार, विज्ञान संचार, इन तीन चीज़ों को कैसे समझें। दूसरी बात कि विज्ञान संचार के जो माध्यम हैं, चाहे प्रिंट हो, टेलीविज़न हो, रेडियो हो या न्यू मीडिया, इंटरनेट हो, इन सब में कितना कुछ किया जा रहा है, क्या आप संतुष्ट हैं, और कितना कुछ किया जाना बाकी है? देखिए, मेरे विचार से जब हम विज्ञान प्रसार या विज्ञान प्रचार की बात करते हैं तो ये लगता है कि तो विज्ञान प्रचार का मतलब लगता है कि कोई वैज्ञानिक महकमा है वो जो अपनी उपलब्धियों का प्रचार प्रसार कर रहा है, वो उससे रिलेटेड है। लेकिन जब संचार की बात करते हैं तो हम ये है कि भाई आप उसको कैसे कम्युनिकेट करते हैं, और बेसिकली ये मीडिया के टर्म है और ये मीडिया के सेंस में है। जैसे एक न्यूज़पेपर के लिए है, आपका एक इंडिया साइंस चैनल निकलता है, उसके लिए भी है कि कैसे आप अपने जो श्रोताओं को या जो आपके दर्शक हैं उनको किस प्रकार जो चीज़ आप बताना चाह रहे हैं वो कैसे उनको कम्युनिकेट करते हैं जी। आप कोई ऐसी चीज़ दिखाएं जो आपके देखने वाले उनको समझ में ही नहीं आए तो फिर वो संचार नहीं हुआ। बिल्कुल सही। आप चैनल भी चला रहे हैं, हम अखबार भी निकाल रहे हैं, लेकिन अगर वो लोग समझ नहीं पाएंगे उसे तो वो फिर उसका जो उद्देश्य है वो नहीं हो पाएगा। इसलिए आज विज्ञान संचार में सबसे बड़ी चुनौती मेरे विचार से ये है कि कैसे आप लोगों का उसमें उत्साह जगा सकें। ये भी बात जैसे आई थी कि बहुत सारे जब कोई बड़ी घटना होती है तभी हेडलाइन बनती है, जैसे रॉकेट का प्रक्षेपण हुआ, छोड़ दिया एक दिन, चले गया कि भैया एक रॉकेट छोड़ दिया या चंद्रमा पे पहुंच गया, उसके बाद वो खबर गायब हो जाती है। तो सवाल ये होता है कि दरअसल जब कोई अखबार बनता है या जब कोई चैनल की न्यूज़ बनती है, उसमें सबसे पहली बात यह आती है कि जो हम स्टोरी देने जा रहे हैं पहले पेज पे या अपनी पहली खबर बनाने जा रहे हैं तो वो आम जनता को कैसे कम्युनिकेट करती है। तो साइंस की न्यूज़ चूँकि कठिन सी होती है और उसके बहुत सारे चीज़ें अंदर से जटिल सी होती है, उसको समझाने में बड़ा मुश्किल लगती है, तो जनरली होता है कि यार ये एकदम कम्युनिकेट नहीं कर पा रहा है, तो उसको वो फिर वो खबर पीछे खिसक जाती है। लेकिन मेरा मानना है कि अगर उसमें जो लिखने वाला हो और उसको अगर वो उसमें ये क्षमता हो कि उसे बेहतर तरीके से लोगों को समझा सके और उसमें लोगों का उत्साह जगा सके और उसकी एक इम्पोर्टेंस क्रिएट कर सके, तो वो खबर अच्छी बन सकती है। ये बहुत अच्छी बात कही। दूसरी बात एक सर और मैं बताना चाहूँगा, दूसरी बात क्या है कि कई बार ये होता है कि जैसे हमने एक
रॉकेट का परीक्षण हुआ, रॉकेट गया, अब दूसरे दिन कल हम उससे भी खबर नहीं कर भाई रॉकेट तो कल चले गया, अब आज इसमें नया क्या है, ये तो हमने कल खबर छाप दी थी। तो अखबार में या चैनल में रोज नई चीज होनी चाहिए, रोज नई चीज। अब उसको या तो आप उसमें कोई नया डेवलपमेंट हुआ या कोई नई चीज आप उसमें ढूंढ लें, तब तो वो एक नई चीज बन जाती है। अगर वो नई चीज़ हम नहीं बना पाते हैं तो वो फिर ये होता है कि भाई ये चीज़ रिपीट हो रही है। तो कल भी हमने दर्शकों को यही दिखाया था, कल भी हमने अखबार में यही छापा था, आज हम फिर छापेंगे तो उसे कौन पढ़ेगा। यानी नयापन भी होना चाहिए और भाषा की सहजता भी, उसका परोसने का तरीका भी नया होना चाहिए। और हर बार जब भी आप रीडर के सामने जाएं, जब भी आप अपने दर्शक के सामने जाएं, तो कुछ पॉइंट उसमें ऐसे नए होने चाहिए जिससे उसको लगे कि वो कोई नई चीज़, नई जानकारी वो ले रहा है, और वो बहुत ही सरल होना चाहिए, सरल होना चाहिए। नीरज जी, आपसे जानना चाहूँगा कि विज्ञान संगोष्ठियों का, विज्ञान कवि सम्मेलनों का और ख़ास तौर पे बॉलीवुड का कितना रोल रहा है इस विज्ञान संचार में? ये संचार के लिए सबसे बड़ी शर्त ये है कि जिसको आप कोई चीज़ सुना रहे हैं या कोई दर्शक उसे देख रहा है, पसंद आना चाहिए। उसके और आपके मानसिक स्तर के बीच में एक डायनामिक इक्विलिब्रियम अगर नहीं बनता तो संवादहीनता रहेगी, कम्युनिकेशन गैप रहेगा जी। जबकि हम तो इसे मास कम्युनिकेशन कह रहे हैं। मास कम्युनिकेशन। तो हमारी ये असफलता है कि हम अपनी बात वहाँ तक कम्युनिकेट नहीं कर पाते। भले ही हम मास कम्युनिकेशन पे काबिज लोग हों, लेकिन ये हमारी अयोग्यता है। बिल्कुल। क्योंकि अगर ये बात ही मान ली जाए कि सब लोग यानी हमारी चीज़ नीचे चली जाती है, तो फिर हमारी जो फिल्में विज्ञान पर बनती हैं वो रिकॉर्ड कैसे बना लेती हैं। अभी मंगल फिल्म बनी, उसने तो करोड़ों रुपए का बिजनेस कर लिया। या परमाणु तो है, या आपका मंगल के बाद या पहले मिस्टर एक्स इन बॉम्बे बनी, या शिकारी बनी, या कोई मिल गया, कोई मिल गया, या क्रिश बनी, तो भारत में या स्टार वार बनी। इन्होंने तो बहुत बिजनेस किया। बॉलीवुड तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि कम्युनिकेशन के लिए आप में भी वो स्किल होनी चाहिए कि आप कम्युनिकेट कर पाएं। आप दूसरे वर्ग पर केवल ये दोषारोपण करके मुक्त नहीं हो सकते। यह आपकी सामाजिक असफलता है कि आप अपनी चीज को कम्युनिकेट। और विज्ञान कवि सम्मेलनों का तो मैं इसमें ही कह रहा हूँ। तो जैसे फिल्मों का एक वो रहा, अब हम आम जनता तक अगर ज्ञान रंजन, जो विज्ञान का ज्ञान रंजन है, उसे मनोरंजन के साथ कर देते हैं तो वो चीज़ बहुत व्यापक रूप से फैल जाती है। तो उसमें जैसे विज्ञान कवि सम्मेलन हुए, आप तो स्वयं उसके साथ संबद्ध रहे हैं और आपने देखा कि किस प्रकार नई जनरेशन के लोग, पुरानी पीढ़ी के लोग एक साथ बैठकर कितने उत्साह और उल्लास के वातावरण में विज्ञान कविताएं सुनते हैं। विज्ञानिका की बात कर रहे हैं। हाँ, मैं तो आप ये देखिए कि कम से कम 1000 लोग हैं और वो कविताएं सुन रहे हैं, क्लैपिंग कर रहे हैं। तो केवल यही नहीं है कि चुटकुले या लतीफ़े ही कविता के नाम पर सुने जाते हैं। अगर आपके पास अच्छे कवि हैं और वो विज्ञान कविताएं सुना सकते हैं, तो विज्ञान के प्रचार और प्रसार में वे स्वयं एक ज्ञान के दीपक सिद्ध होते हैं। तो मैं विज्ञान कवि सम्मेलन की उपयुक्तता को बहुत मानता हूँ। नंबर 2, वैज्ञानिक संगोष्ठियाँ होनी चाहिए। विज्ञान पर पहेलियाँ कुछ टाइम होना चाहिए, जैसे कौन बनेगा करोड़पति टाइप, ऐसे वैज्ञानिक प्रश्नों पर आधारित कार्यक्रम आपके होना चाहिए। ये सारी चीज़ें लोगों में एक कैटलिस्ट का काम करती हैं। अगर आपने उसमें एक उत्प्रेरक पैदा किया तो वो अपने आप आदमी ज्ञान की ओर बढ़ेगा। आपने उसको कैटेलाइज नहीं किया, उसे मोबालाइज नहीं किया, तो वो विज्ञान की ओर नहीं जाएगा। विज्ञान की पहली शर्त है कि उसको एक उत्प्रेरक की जरूरत होती है, ताकि उसकी इस उत्प्रेरक को लेकर के आप कुछ कहना चाहेंगे? क्या और होना चाहिए? जो बात मैं कह रहा था वही बात सुरेश जी भी कह रहे हैं, तो वो एकदम सही बात है। और ये काफ़ी कुछ इसी बात पे है कि जो आदमी उस चीज़ को प्रोड्यूस कर रहा है, चाहे वो चैनल में है या चाहे अखबार में है, तो वो उसे कैसे प्रोड्यूस करता है। हमें इसको देखिए ना, इंडिया साइंस हमारे जो कार्यक्रम है, इसके अगर आप व्यूअर्स को देखें तो ये लाखों करोड़ों में है। बिल्कुल है ना। तो ये इस बात का अपने आप में जवाब है कि हिंदुस्तान के लोग वैज्ञानिक के प्रति या वैज्ञानिक चेतना रखते हैं और वैज्ञानिक संवेदनाओं से लैस हैं। उनको अगर वो चीज़ नहीं मिल पा रही तो वो क्या करें। पंडित सुरेश नीरव जी, आपने बहुत अच्छी बात कही कि विज्ञान कार्यक्रम अपने आप में एक उत्प्रेरक का काम करेगा। यही बात मदन जरा जी ने भी कही। आप दोनों मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। हम सब जानते हैं कि एक भारत श्रेष्ठ भारत की कल्पना तभी साकार होगी जब देश का हर व्यक्ति वैज्ञानिक चेतना से लैस होगा। आज के कार्यक्रम में हमने अपनी चर्चा को इस बात पर केंद्रित रखा कि विज्ञान को लोकप्रिय बनाने और आम लोगों में वैज्ञानिक चेतना विकसित करने में हिंदी भाषा की क्या भूमिका रही है और इस दिशा में क्या कुछ करने की आवश्यकता है। आप सबसे अनुमति लेने से पहले एक विनम्र अनुरोध।
विज्ञान, प्रौद्योगिकी, आविष्कार और नवाचार जगत के विश्वसनीय कार्यक्रमों को देखने के लिए अपने मोबाइल पर इंडिया साइंस ऐप अवश्य डाउनलोड करें। एक बात और, देश का अपना विज्ञान चैनल इंडिया साइंस अब फेसबुक, ट्विटर, यूट्यूब, लिंक्डइन और इंस्टाग्राम पर भी उपलब्ध है। हमारे कार्यक्रमों के बारे में आप अपने फीडबैक एवं सुझाव हमें ईमेल कर सकते हैं। हमारा ईमेल पता है feedback@indiascience.in। हम फिर हाजिर होंगे विज्ञान जगत के रोचक कार्यक्रम के साथ। तब तक के लिए दीजिए हमें इजाज़त। नमस्कार।